ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन सिटी 42 की ईद की ये ट्रांसमिशन जारी है। आपको मिलवा रहे हैं आपके मेहमानों से, और इस दफ़ा कुछ आपको हम बाखबर रखने के साथ साथ शऊर भी देने वाले हैं। कुछ चीज़ें बताना आपको टाइमली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब टाइम गुजर जाए, The right word is information देना। yes, information, और फिर आपका राइट क्या है उस इंफॉर्मेशन को लेकर, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, मुलाकात कराते हैं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हमारे साथ मोहम्मद आजम साहब मौजूद हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, साथ ही साथ फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रह चुके हैं, फॉर्मर PIO भी रह चुके हैं, और उनके साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब तशरीफ फरमा हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। दुर्रे नायाब का मतलब है नायाब है, ये नायाब पत्थर है। आजकल आम है जी, ईद पे आपको पता है नायाब है। सर आप ठीक हैं? आपको बहुत बहुत सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर आपकी जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग किसी भी घर की महफिल में भी बैठे हो ना, तो उनसे बच्चे मजाक करने की बजाय जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि हमें बताएं, थोड़ा हमें एनलाइटन करें, थोड़ा हमें चीज़ों को समझाएं, सिखाएं। तो आज के दिन भी ये महफिल अगर बड़ों की है, तो बड़ों की महफिल में बच्चे आपसे जानना चाहते हैं सर, हमारे आईन पाकिस्तान में एक कानून है आर्टिकल 19A, जिसके मुताबिक हमें कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। सर वो बड़ा मजबूत कानून है और वो आवाम को बड़ा एम्पावर करता है। ये जो हमारे सरकारी मुलाजम हैं, ये वो राइट आवाम को देने से डरते क्यों हैं? दरअसल जी पाकिस्तान में जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो 18th अमेंडमेंट आई थी उसके बाद शुरू हुआ था 2010 के बाद, जिसमें इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर तस्लीम किया गया था। लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि 1946 में UNO के चार्टर के तहत भी ये फंडामेंटल राइट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगर आप इससे पीछे चले जाएँ तो ये एक्चुअली मदीना की रियासत में उस वक्त कानून था जब खलीफा वक्त से लोग पूछते थे कि आपने ये कुर्ता कैसे बनवा लिया। बेशक। और मौजूदा दुनिया में जो स्वीडन है उसने 1766 में ये इतला तक रसाई का कानून कर दिया था। हमारा मसला ये है कि हमारे पास अभी तक कॉलोनियल लेगेसी है, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ईस्ट इंडिया कंपनी में है ना सर? ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो ब्रिटिश राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले खत्म हो गई, उस पर डायरेक्ट वी वर अंडर ब्रिटिश राज। तो उसमें एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी डॉक्यूमेंट इज ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अब उस मोड से इस पूरे सिस्टम को निकालना एक बहुत दुश्वार मसला है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये कमीशन हमारा एक्ट पास हुआ था अक्टूबर 2017 में, और कमीशन हमारा बना था 8 नवंबर 2018 से। लेकिन गुज़श्ता 2.5 सालों में अल्लाह का शुक्र है हमें काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं। अब बहुत से महकमों ने अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर 160 के करीब कर दिए हैं। शुरू में तो इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं थे, और हमारे पास जो कमीशन बना है 2.5 सालों में हमने कोई 1203 दरख्वास्तें वसूल की हैं, उसमें से हमने 600-700 के करीब पूरा उनको इंफॉर्मेशन दे भी दी है, बाकी एक्टिवली कर रहे हैं। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल की क्या कहते हैं ना, तलाश में बड़ी दूर दूर तक गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक गया, फाइनेंस सेक्रेटरी तक के पास गया। मैं मैंने उनसे ये कहा कि जो स्केलिंग है, स्पेशली ऑफिसर्स जो 16 से 21 तक जाते हैं, क्या डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, इनकी जो सैलरी स्लिप्स हैं क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है? क्या पब्लिक को जानना हक है कि वो जो टैक्स देते हैं, जिनसे इनकी सैलरियाँ आती हैं, वो कितनी कितनी सैलरियाँ ये लेते हैं? जी जनाब, वो ऑलरेडी जो आप अगर बेसिक स्केल को पढ़ें वो ऑलरेडी वेबसाइट पे मौजूद है। बेसिक स्केल 1 से लेकर 22 डिफरेंट है ना सर, डिफरेंट डिपार्टमेंट। लेकिन बात सुने, अगर आप सैलरी स्लिप की बात करते हैं तो वो एक पर्सनल प्राइवेसी में आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ग्रेड 16 के ऑफिसर की इतनी शुरू होती है और ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होती है उसकी, और उसकी ये एंड होता है ग्रेड 16 से 22 तक। वो इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, वो वो मिल जानी चाहिए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इनके सैलरी स्लिप दें, उसमें क्योंकि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, सारी चीज़ होती है। सर उसको हम एग्जेम्प्ट कर दें, हमें सिर्फ इतना बता दें कि इतने पे स्केल की, इतने स्केल के अफसर की इतनी तनख्वाह होती है और इस डिपार्टमेंट में इतनी होती है। जैसे कमिश्नर की तनख्वाह कितनी है, जैसे DC की तनख्वाह कितनी है, उसको मराते क्या क्या मिलती हैं, ये क्या, और इतने बड़े घर में वो रहता है, उसको आम आदमी को जानने का हक नहीं, जो टैक्स पेयर को, कि भाई मेरे पैसे से ये क्या क्या करते हैं। जी बिल्कुल आप सही कहा। हमारी जो एक्ट की सेक्शन 5 है उसमें लिखा हुआ है कि हर जो डिपार्टमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भेजेगा, अपने ऑफिसर का पर्क्स एंड प्रिविलेज एंड पे लिखेगा। हम अपने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में सबसे पहले
अपना ऑर्गेनोग्राम बनाया और हमने ये बताया कि कमिश्नर साहिबान जो हमारे 3 लोग हैं, हम कमिश्नर, हमने अपनी कौन सी सैलरी लेते हैं वो हमारे वेबसाइट में मौजूद है, जो भी ग्रेड है। तो ये एक मिसाल है, लेकिन ग्रेड 16 to 22 के ऑलरेडी डिफाइन है। ये तो बहुत मामूली सा सवाल है, ये मेरे ख्याल में हर एक को जवाब देना चाहिए। नहीं देते सैलरी स्लिप ना भाई से पूछे, भाई देते हैं जवाब? नहीं बट साहब, होता ये है कि चोर रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन्होंने इन गवर्नमेंट के स्केल्स के हट के भी आपको याद होगा कि इन्होंने MP1, MP2, MP3 स्केल किए और 5-5 लाख रुपए के पैकेजेस लिए जी भाई। और ये नहीं समझ आया कि यार एक 17 ग्रेड से 18 ग्रेड का बंदा MP1 पैकेज पे जाता है और वो 5 लाख रुपए पर्क्स प्रिविलेज के साथ ले लेता है। तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि उसकी वो कौन सी खिदमात हैं जो सरकार अपने ग्रेड 17-18 में नहीं ले पा रही। तो ये हमारा राइट है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जहाँ तक इंफॉर्मेशन की रसाई में मुश्किलात हैं, हमें तो ईद के मौके पे ये भी जानना चाहिए कि अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 15 लाख वेस्ट कलेक्शन बैग तकसीम किए, उस पर कितना खर्चा आया और उसके अगेंस्ट उन्होंने कितने तकसीम कार मुमकिन हो सकी, कितने लोगों को मिले और जो वापस गए उनका क्या किया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। अच्छा, वैसे आपके मुताबिक सर ये तो लिख के लगाना चाहिए हर साइट के ऊपर खर्चा उसकी, यानी कि जो आम आदमी को समझ आ सके। और ये इन्फॉर्मेशन तो सबका राइट होना चाहिए। सेक्शन 5 में क्लियली लिखा हुआ है कि हर पब्लिक बॉडी की डेफिनेशन ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो NGO रजिस्टर्ड अंडर फेडरल लॉ, वो भी एक पब्लिक बॉडी है। उनको सबको अपना ऑर्गेनोग्राम, अपने एम्प्लॉइज़ की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो देने चाहिए और ये आस्ता आस्ता ये डिपार्टमेंट देंगे। हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम मॉनिटर करें कि डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं वो इसको फॉलो करें या नहीं कर रहे। हमारे पास अभी स्टाफ की कमी की वजह से हम उस स्टेज पे नहीं आए, क्योंकि हमारे पास। लेकिन सर आपका जो डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से दुरेन भाई, ये अभी इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और आने वाले दौर में आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेशक, और इन्फॉर्मेशन जिसके पास होगी वही इंपॉर्टेंट बंदा होगा, वो कौम को देना बड़ा जरूरी है भाई। मैं जो 5 लाख पैकेज की बात कर रहा था ना, इस गवर्नमेंट में एक और भी इशू हो गया। चले मैं तो ईद पे कोई बदमजगी करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात बनती है कि रिवर रावी अथॉरिटी या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इनके सीईओज की 15-15 लाख रुपए तनख्वाह है राइट, और इनके पैकेजेस हैं। और जब हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि सिलेक्टेड हैं, एग्जैक्टली हम बताएं जी कि आप 15 लाख रुपए किस मद में दे रहे हैं, उनको कौन से घर लग्जरी लेकिन ये चीजें तो इन्फॉर्मेशन आप लोग जिस तरह से निकाल कर लेकर आते हैं, आप लोग को ये पता है कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन, जिनके दुख होते हैं ना, वो जिनको नहीं मिल रहा होता, उनका जायज हक मर रहा होता है, वो आपका एक सोर्स बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आजम साहब मैं आपसे करना चाह रही हूँ। हम जहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, अवाम को ये बताना भी बहुत जरूरी है। उनको तो ये नहीं पता कि ये चीजें वो पूछ सकते हैं या नहीं, ये उनका राइट है या नहीं। ये बिल्कुल बेसिक राइट है जी, फंडामेंटल राइट है, यानी कि बुनियादी हक है। और उसमें सिंपल तरीका इस्लाम में लिखा हुआ है कि आप एक सादा कागज पे दरखास्त लिख के देंगे, अगर 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज के अंदर उसका जवाब नहीं देता महकमा, आप हमारे पास अपील करेंगे। यहाँ तो रद्दी की टोकरियों में दरखास्त सर को भेजेंगे सर, आपको दरखास्त आएगी। 1203 केसेस थर्सडे तक थे ऑन जो हमारे कागज़ पे हैं। हमने ऑनलाइन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.rti.gov.pk। उसमें RTI आप दरख्वास्त ऑनलाइन डाल सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन अभी 120 दरख्वास्तें आ चुकी हैं, उसमें से हमने कुछ 76 के करीब डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं और बाकी इन प्रोसेस हैं। तो इतना आसान हो गया। और लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई अनपढ़ शख्स किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर के पास जाएगा और वो उसको लिखाएगा कि मुझे ये, वो अपने हाथ से वो दरख्वास्त उसकी लिखेगा, उसके अंगूठा लगाएगा, निशान लगाएगा, उसको रसीद देगा कि आपकी दरख्वास्त आई है। ये लॉ में लिखा हुआ तो अभी इसमें बताया ना कि आस्ता आस्ता अंडर 60 डिपार्टमेंट ने अगर PIO लगा दिए तो इसका मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में चले गए हैं। इससे हमें मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं आएगी। और अगर सर वहाँ बैठे हुए और कह रहे हैं कि हमसे इन्फॉर्मेशन लो और ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे ऑथेंटिक होगी और लोग फिर प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी चीजें हज़फ कर दी जाती हैं, वो तो पहुंचाई नहीं जाती। हमारे एक्ट में और प्रोसीजर में मेरे पास ये बुकलेट मौजूद है, उसमें यह कि जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें किसी डिपार्टमेंट से, हम उस एपेलेंट को भेजते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप हमें बताएं विदिन 10 डेज। और ऐसे हुआ है कि लोगों ने वो उसको फॉलो अप किया और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। और इन्फॉर्मेशन जो आप कहते हैं ऑथेंटिसिटी, सर आपका मेरा बहुत साथ रहने वाला, सर्टिफाइड कापी देनी चाहिए। और वो सर्टिफाइड कापी वो कोर्ट में भी पेश हो सकती है 100%, उसमें कोई। अच्छा भाई, बट सर जो है ना वो उनकी आंखों में शरारत है और इनके क्वेश्चंस जो मुतवक्का क्वेश्चंस है ना खान साहब, वो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि एक मुलाजिम था उसकी तनख्वाह 70,000 थी,
लेकिन उसने 2 भेड़ें कुर्बान कर दिए जिनकी लागत 2 लाख फर्ज करे बनती थी। तो ये कैसे इन्होंने अपनी दरख्वास्त साहब खोज की तरफ चले जाएंगे, हम ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है बट साहब ब्रेक ले लेते हैं। नैब रखा हुआ, लेकिन सर मैं आप हमारे साथ, मैं आपको ये गारंटी अश्योर करता हूँ कि लोग जानना चाहते हैं। हम दुरे नयाब यहाँ बैठे हुए हैं, आप अगर हम आपके साथ एक लाइजर में आ जाएं सर, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देख सकते हैं और उससे ये कौम मैच्योर होगी। आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन से हम कौम को मैच्योर करेंगे, जो खान साहब का विजन है, अपने राइट्स का भी पता चलता है और ये इमरान खान का विजन है और लोग एम्पावर होंगे, ताकतवर। अभी भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बाग में तकरीर कर रहे थे कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ में गुर्बत होती है। आप इंडेक्स देखें दुनिया का, जहाँ पे इंसाफ मिलता है, यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन 129 मुल्कों में है, और जिन मुल्कों में इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को वहाँ पे इंसाफ भी जल्दी मिल जाता है, वहाँ पे अदालतों पे भी यानी ये बुनियादी राइट भी है। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप अपना हक लेने में जो है वो आगे भी हो सकते हैं, स्ट्रगल भी कर सकते हैं। जो ब्रेक का कहा जाए, मैं उसको कंक्लूड कर दूं, अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए फिर मैं ये भी उम्मीद करूंगा सर, जो इंफॉर्मेशन आप हमें दें वहां से फिर डीजीपी आ रहे ना गए कि ए ना चलाना, ताड़ी मेहरबानी। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को उनके राइट के बारे में बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन तक रसाई कितना मुश्किल है। अच्छा, मैं दुरे नायाब से जान लेती हूँ, दुरे नायाब कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी खबर की खोज लगानी है, अंदर तक पहुँचना है, कितनी स्ट्रगल करनी है? इसमें बड़ा जब्त करना पड़ता है और इसमें आपने अपनी अना को भी तोड़ना होता है, इसमें आपने अपने ओहदे को भी बालाए ताक रखना होता है, आपने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है। क्योंकि जो अफसर होता है ना, चाहे वो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, कोई डीजी लेवल का आदमी है, उसकी कोशिश होती है कि जो बाहर बंदा आया है ना, ये मर जाए, जर्नलिस्ट जो है ना वो पहुंचे ना इन तक, और कुछ ऐसा वाकया हो जाए कि वो वापस चला जाए। तो डेलिब्रेटली अफसरान आपको इंतज़ार करा के आपकी तस्दीक करते हैं, आपको घंटों घंटों तवील इंतज़ार कराया जाता है, आपको डिस्ग्रेस किया जाता है, आपको अंदर से पर्ची ये भी आ जाती है कि जी साहब के बड़े मेहमान बैठे हैं। अक्सर पीएन आके कहते हैं साहब पिछले कमरे में बैठे हैं। अक्सर में आपको कई दिन तक पीएन्स जो है वो देखते कह देती हैं जी कि नहीं साहब तो है ही नहीं, हालांकि वो अंदर बैठे होते हैं, और ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको अपने सोर्सेज के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल करनी पड़ती है। फिर एक जर्नलिस्ट के लिए ना ये चैलेंज बन जाता है कि अब इन्फॉर्मेशन तो अब निकलना जो है ना वो एक फिर अना की बात आ जाएगी कि अना का मसला बन गया है, मसला हमेशा रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना हमेशा इस मुल्क में, चाहे इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया है, इंफॉर्मेशन एक्ट में भी अभी बहुत सारी क्लैरिटी, लोगों को एजुकेट करना हमें ज़रूरी है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देने का पाबंद अफसर इंफॉर्मेशन नहीं देता तो कानून के मुताबिक उसकी सज़ा क्या होगी, और अगर वो गलत इंफॉर्मेशन फाइल करता है जिसको ये अटेस्टिफाई करके आम शहरी को दे देते हैं तो उस पर उसकी क्या सज़ा होगी, और आम शहरी की रसाई जो है वो किस तरह से मुमकिन होगी वो अगर नहीं पहुंच पाता। इसी हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तकरीबन इस वक्त कोई डजन से ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं जो इस हक़ को इस्तेमाल करके वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। ये इन्होंने बात की कि जाना पड़ता है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 10 दिन पहले की हमें दरख्वास्त दे दें कि आपने उस अफसर से ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो ये सेक्शन 5 में कवर्ड है, मतलब आप सेक्शन का जिक्र करें लेकिन वो उसको कवर होना चाहिए, और फिर हमारे पास अपील कर दें, फिर देखते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। हमने इवन डिपार्टमेंट से आप लेके देंगे वीडियो फुटेज ऑफ अबडक्शन ऑफ ए जर्नलिस्ट, वो भी लेके दी है। वो उसमें हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि वीडियो फुटेज ऑफ ए क्राइम सीन इफ़ अवेलेबल। तो इस्लामाबाद में 1-2 वाक़े हुए थे, तो वो भी आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। बाकी आपने बात की है कि जी वो जर्नलिस्टों को करना चाहिए, तो उसमें कोई आपका कोई तौहीन नहीं होगी, आपको सिर्फ उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन दें, उसका आपको जवाब मिलेगा। नहीं मिलता तो आप हमारे पास आइए। छुपे कहाँ हुए थे ये हमें तक पता क्यों नहीं था कि ये मैं सर हम निकलते हैं इसमें, क्योंकि आप मुझे लगता है इसकी तशहीर नहीं करते, आपका कोई पीआरओ नहीं है सर, है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है। हमारी एक और मुश्किलात है, किस स्टेज में हम कहाँ पहुँचे हैं वो एक लादा मैं आपको प्राइवेटली बताऊँगा, लेकिन ये कि हम अपने तौर पर इसकी आगाही के लिए भी, तो हम अपने तौर पर पेशावर, लाहौर में हमारा ये दूसरा है, मुल्तान, सक्खर, कराची, यहाँ तक जा चुके हैं, बाई रोड भी किया है, और हम अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा रहे हैं। हमने रिसेंटली हमारे 2 कमिश्नर मानसेरा और एबटाबाद गए थे, हमारे साथ फिर वो इधर पंजाब की तरफ अप टू
सिंध, लेकिन हमारा जो लॉ है ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान में सूबों में भी ये लॉ बन चुके हैं, पंजाब में भी, KP में भी, सिंध में भी कमीशन बन चुका है, और बलूचिस्तान का जो ना वो लॉ पास है, लेकिन अभी उन्होंने कमीशन नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुर्रे नयाब भाई बात कर रहे थे खबर की तह में कैसे जाते हैं। जो रिपोर्टर जो उनसे होता है ना, यहाँ पर उसकी रेस होती है, अगर वो तह तक ना पहुंच सके ना, फिर वो PRO बन जाता है। हाँ। फिर वो खबरें सारी पॉजिटिव खबरें, आज वो वहां चले गए, जो अफसर ने दे दी आप उसके चलाने के पाबंद होते हैं, चलाने के पाबंद। फिर अफसर भी प्यार करता है उस रिपोर्टर से, कागज के टुकड़े में, फिर आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ता जिसकी हम बात कर रहे हैं। चाय भी होती है, खाना भी होता है, लेकिन जो रिपोर्टर होते हैं ना दुर्रे नयाब जैसे, वो अफसर उससे चलता है। ये मैंने देखा है कि इनसे अफसर चलता है, वो कहता है भैया दुर्रे नयाब ना इधर आ जाए। और हमने कई जगह पाबंदियां बर्दाश्त की। कभी कोरोना पे हम पे पाबंदियां लगा दी गई, चूंकि कोरोना बहुत है, पब्लिक आ रही है और अंदर अफसरान भी बैठे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट आएगा ना तो कोरोना है भाई, वो हो आप अवॉइड करें, आप अंदर बिल्डिंग्स के ना जाएं, ऐसे भी अफसरान होते हैं। कुछ लोगों ने अपने दफ्तर के अंदर पाबंदी लगा दी। पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना वो 2 से 3 घंटे आएगी। मेरा अगला क्वेश्चन खान साहब से ये था कि एक पब्लिक बेयरिंग ऑफिस है, आप सुबह से लेकर 9 से 3 तक बैठे हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे किसी आवाम को 2 से 3 घंटे के लिए महदूद कर सकते हैं कि ये मुलाकात का टाइम है? नयार साहब, इसमें आप पता नहीं किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। अगर तो आपको सिर्फ इतला तक रसाई का है तो आपको उनके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जनरल पब्लिक की बात, जनरल पब्लिक के लिए उनके पास वाकई वो तो गवर्नमेंट जो एक्टिव गवर्नमेंट होती हैं वो सारा टाइम देती हैं कि आप इतने दिन ज़रूर। अब ये तो इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, ब्रिटिश राज का था, उसमें अंग्रेज़ भी सर ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप अभी पाकिस्तान के किसी बुजुर्ग से पूछें कि अंग्रेज़ के ज़माने में इंसाफ था, वो इसलिए था कि कचहरी होती थी ओपन, उसमें लोग जाके बोलते थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम नहीं है, लेकिन ये हर अफसर को जिसकी पब्लिक डीलिंग है, लेकिन अगर इस लॉ को डीसी किंग बना दिया सर, इस लॉ के तहत ये है कि डिप्टी कमिश्नर इज किंग ऑफ द सिटी। डिप्टी कमिश्नर ने जो भी काम करने हैं, लाइसेंस देना है, परमिट देना है, उसका प्रोसेस उसको वहाँ पे बोर्ड पे लगाना चाहिए, उसको वेबसाइट पे डालना चाहिए। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ ना, SOP बनाए उसके, आपके थ्रू लोग ये जाने, भाई भी इसमें सेकंड करेगा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर शहर का इज अ किंग, इतने बड़े महल में रहता है, वो गाड़ियों का काफिला लेके निकलता है, और वो जैसे जो तशहीर अपनी करता है और जैसे बताता है, मुझे तो ये एहसास होता है ये मेरा मुलाजम नहीं, मेरा किंग है, और ही इज माय किंग। और आजम साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि जब शहरी जाता है अपना लाइसेंस या परमिट लेने, तो उसको 10 लोगों के तरले करने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, प्रोसीजर क्या है, आपके पास ऑफिस तक पहुंचना, अंदर तक जाना ही पॉसिबल नहीं होता, आपको उसके लिए इंतजार कराया जाता है। ये एग्री करता हूं मैं, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस लॉ के तहत पंजाब का भी है, DC ऑफिस के सामने और DC की जो वेबसाइट है, वेबसाइट आज का डिपार्टमेंट की है, उनको ये लगाना चाहिए कि हम अगर डोमिसाइल बनाते हैं, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं, पुलिस, वो उसका तरीकाकार क्या है, वो उस तरीकाकार को फॉलो करना चाहिए। एक अगर शहरी गया है कि मैं ये लाइसेंस लेना है, तो उसमें पता होना चाहिए कि आज मैं दरख्वास्त दूंगा, इतने दिनों बाद वो दरख्वास्त मिलेगी। एक ज़माना था आपका जो शनाख्ती कार्ड नया शुरू हुआ था, उसमें वो आप बाई पोस्ट भेजते थे, आता था वापस। आप और मैं सुकून से बगैर सादे कपड़े पहन के, हम बिल्कुल मास्क पहन लेंगे और हम DC ऑफिस किसी काम से चले जाएंगे। मैं कहूँगा ये मेरे चचा जान है, इनका कोई काम है सर, सानू कोई घंटे की साड़ी वारी है, बल्कि आपको ये नहीं, बल्कि आपको वहाँ पे लोगों को देख के पता चल जाएगा कि क्या हालात वहाँ पे सर, घंटे में हमारी बारी आ जाए ना, मुझे पकड़ लीजिए। आप बाहर खड़े होंगे और एक चिट होगी साहब बादर के पास, उसमें प्राइवेट गाड़ियों के नंबर होंगे, प्रोटोकॉल लगे होंगे, ये जी सेक्रेटरी फाइनेंस का मेहमान है, ये चीफ सेक्रेटरी का मेहमान है, आप खड़े होंगे, वो गाड़ी अंदर जा रही होगी, और ये प्रोटोकॉल सिस्टम यहाँ। मैं इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ करूँगा कि वहाँ की सोसाइटी बड़ी एगैलिटेरियन है। वहाँ का पंजाब का या सिंध का एक आम शहरी जो ना एक सिपाही से बात करते डरता है ना, लेकिन वहाँ के लोग जो ना वो अफसर के सामने बात करना नहीं डरते। ये मेरे ख्याल में ये करे जानी चाहिए, ये लोगों में करे जानी चाहिए। सर ये इन्फॉर्मेशन से आएगी, ये इन्फॉर्मेशन से आएगी और इस एक्ट के तहत आएगी, और ये बुनियादी हक है। और इसमें अगर आप पूछना शुरू करेंगे तो वो आपको बताएंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो किंग बने रहेंगे। इन्फॉर्मेशन से आप उसी तरह से दबते रहेंगे और आप फिर इन्फॉर्मेशन से महरूम भी रहेंगे। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो मैंने दुर्रे नायाब से जानना है कि अभी जो शहर में सफाई की सूरत हाल चल रही है, सब अच्छा बताया तो जा रहा है, बाहर निकले, हाँ वो इन्फॉर्मेशन दुर्रे नायाब ने कैसे हासिल की है, सुबह देते बैठे हैं सामने, पता तो वो दुर्रे नायाब हमें बताएंगे ना। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ये कुछ हमारा सेगमेंट जो है बहुत ही स्पेशल जा रहा है क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें भी पता चल रही हैं, आपको भी पता चल रही होंगी कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने इन्फॉर्मेशन अगर हासिल करनी है तो कैसे करनी है, और ये आपका राइट है। अब चलते हैं जी थोड़ा मीठा कर लें आपकी तरफ, थोड़ा मीठा कर लें शो। जरूर कर लें। दुरे ने आपसे पहले सर से पूछते आजम साहब से, बड़ी ईद पे आपको गोश्त कौन सा पसंद है, बकरे का कौन सा हिस्सा पसंद है? ये तो नमकीन हो रहा है। मैं ज़्यादा ये मेरे लिए मीठा ही है। खाने पीने का शौक नहीं। आई ओनली ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। बट आई लिव टू ईट। आई सर माई सेल्फ आपने तो आते लोगों को मशवरा ये दिया कम खाने। कुफराने नेमत नहीं करता, जो चीज़ मिल जाए वो खा लेता हूँ। और सर वैसे गोश्त में कौन सी चीज़ पसंद है? जैसे मुझे दस्ती बहुत पसंद है सर, खाने में दस्ती बड़े शौक से खाता हूँ मैं बकरे की। नहीं मेरा भी ये हाल है कि दस्ती हो या नमकीन गोश्त है। सुन्नत भी है सर दस्ती। नमकीन गोश्त बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नमकीन गोश्त अच्छा लगता है भाई आपको? सही ज़ाहिर बात है। पावे खा लेते हैं? पाए तो जबरदस्त। वाह जी वाह, भाई मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा। जो छोटे बकरे यानी कि बकरे के जो पाए होते हैं ना, वो भी हर एक को बनाने नहीं आते, और जो बनाता है ना फिर वो जबरदस्त होता है। और उसकी चिकनाहट जो है ना शोरबे की, वो बताती है मुझे सर, वो बताती है कि जुड़ जाती है इसके अंदर कितनी ताकत है और वाह, कितना जबरदस्त बनाया गया। अन्ना हंस रही है, नहीं मैं वाकई मैं दुरे नायाब की वो ना टेक्निक्स, वो खाना पता कैसे चलता है कि ये बहुत जबरदस्त। ये मार्केट में भी चेक हो जाता है ना, अगर कोई XYZ पाए वाले हैं आपके बाजार में तो वो हमें पता लग जाता है इसने कितनी मिलावट की है, अरारोट कितनी है, ये क्या है, शोरबा अच्छा नहीं बना। शोरबा जो है ना पाए का शोरबा, वो आपको बताता है कि पाए में कितनी ताकत है। सर लाहौर में कोई अच्छा खाना आपने खाया और आपको याद रहा हो? ये मैं 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में। तो क्या खाते थे? चने खाते होंगे फिर आप? इचरा और मजांग में यहाँ पे फिश बड़ी अच्छी होती थी, इचरा और मजांग में। और मजांग में चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी पुरानी, 75 से लेकर 79 तक, तो इसलिए मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ। नया नया कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में रहते थे यहाँ पे। अब तो वो इचरा के वो दुकानें खत्म हो गई हैं। एक मूवी थी रैटाटूली, वो चूहा होता है उसको, उसमें वो कहता है कि एनीबडी कैन कुक, यस, whoever loves the food he can cook, anybody can cook। उसमें ये होता है सर कि जब आपको फ्लेवर्स सारे सूंघ लेना एक दफा, आपको पता होता है कि ये फ्लेवर किस में मिक्स करेगा। साइंस है ये, जैसे साइंटिस्ट नहीं करता, तजर्बे करता है, ये एक साइंस कि आप किस क्या चीज बना रहे हैं। अच्छा मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है, पूरी दुनिया में काफी मुल्कों में ट्रैवल करने का मौका मिला कि ज्यादातर मर्द कुक जो है ना वो ज्यादा शानदार कुक होते हैं। यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले, इंग्लैंड चले गए, और मर्द ही कुक होते हैं। सर लाहौर शहर के बावर्ची, बड़े बावर्ची जितने थे बंदे थे, और बंदे के हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक ही वजह है अन्ना जी, आपने भी अभी खाना बनाना है तो आपका टेस्ट भी हम चेक करते हैं। और मैंने एक और एक्सपीरियंस किया, एक जगह बड़ा अच्छा ऑनलाइन केक मिल रहा था। अच्छा, मैंने 1-2 बार मंगवाया, मैंने कहा यार केक बहुत जबरदस्त है। जब मैं तहकीक में गया ना, वो ऑनलाइन ही मिलता था। अच्छा, जब मैं तहकीक में गया ना तो पता लगा कि एक भाई साहब का ऑनलाइन बिजनेस है और वो घर में केक बनाते हैं और सामने ना आने की वजह से वो ऑनलाइन डिलीवरियां देते हैं। यानी वो बताना नहीं चाह रहे थे कि वो ये बिजनेस ये मर्द एक केक बना के जो कुकिंग और बेकिंग कर रहे हैं। सही। सर आप क्या पसंद करते हैं मीठे में? सर उन्हें ईद चल रही है ना सर, अभी थोड़ी देर बाद हमने जाके कोई ईद पे तो नॉर्मली शीर बकरा शकरा हमने कोई उड़ाना है। मैं आजकल सिर्फ मीठा चखने वाला में हूँ क्योंकि मैं स्लाइटली अच्छा शुगर है, लेकिन मैं खा लेता हूँ जो भी चीज़ बनी हो एहतियात के साथ, क्योंकि इस एज में एहतियात बहुत ज़रूरी है। बड़ी जरूरी डेली आजकल 6-7 किलोमीटर वॉक करता हूँ, ताकि 6-7 किलोमीटर वॉक करते हैं डेली सर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, वेरी नाइस सर। आई एम मेंटेनिंग माय वेट जो मैंने 82-83 में था। सर कमाल कर दिया हमें ये हमें तो सर, हमारे लिए तो ये चैलेंज हो गया, अब आपको इंस्पायरिंग है हमारे लिए, कमाल कर दिया सर, मोटिवेशन मिल गई है जी ज़ोएब को तो खासी ज्यादा। बट साहब जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, बट साहब ने एंड पे खा के ना बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं एक्सरसाइज। ये मैं आपको दे रहा हूं सर, मैं एक्सरसाइज करके निकलता हूँ ना, अब मैं काफी देर एक्सरसाइज की है, मैंने स्विमिंग की है बहुत देर, घर जाते हुए मैंने 2 किलो 1.5 किलो सर्दियों में मच्छी ली है और 3-4 नान ली हैं, और वो मेरी वालदा में कहती है तू जो करके आए हैं तो सारा बर्बाद कर दी। और बट साहब ना बाद में कैलकुलेशन करते हैं कि यार अगर मैं 1 किलो कढ़ाई खा लूँ और बाद में मैं 1 घंटा जिम कर लूँ तो बैलेंस हो जाएगा, चलो खा लो कढ़ाई। बट साहब हाँ सर, अभी भी मेरा कैमरामैन मुझे कह रहा है कि अपना ना, और आपको बताइए बट साहब सुबह से भी खाने का इंतजार ही कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्या बन रहा है, खुद ये बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और फिर काफी देर से वो
मैं शुक्र अदा करती हूँ वो चांपे जो हैं वो थोड़ा सा आप सांस ले रही मसाला हैं, लगे। सुबह से बट साहब जो है वो जिक्र कर रहे चांपे हुई थी, हमारी शो पे। ट्रांसमिशन जो है वो एंडिंग तक पहुंच गई। सर कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें आप लोगों जी, मेरा यही मैसेज है कि ये सब शहरियों को चाहिए कि अपने इलाके के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में गवर्नमेंट अफसरों से मालूमात मांगें कि ये अगर प्रोजेक्ट सड़क बननी थी या कोई बिजली का मंसूबा था तो इसमें टोटल लागत कितनी थी और इसका स्टैंडर्ड क्या था, रोड की थिकनेस ऑफ मटेरियल कितनी थी, ये ठेका कितने का है और ये ठेकेदार ने कितने अरसे में कंप्लीट करनी थी, और वो लिखा होना चाहिए बोर्ड पे हमारे लॉ के तहत। और अगर उसको फॉलो नहीं करता उस डेडलाइन को तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने ये क्यों नहीं किया। दूसरा, हमारे मुल्क में जितने भी आप देखें करप्शन के केसेस जो आते हैं वो मोस्टली हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसी बजट से होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ओवर मैनी ईयर्स, जब से एटलीस्ट मैं सर्विस में हूँ, 50 to 60% ऑफ एलोकेशन खर्च होता है, बाकी सारा ब्यूरोक्रेटिक डिले, पॉलिटिकल डिले, और उसमें से भी फिर कंट्रैक्ट एंड सब कंट्रैक्ट विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। लेकिन ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी होता है, छोटे प्रोजेक्ट में भी होता है, और ये अनफॉर्चुनेटली इस लॉ के तहत ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। मेरी आपसे और मीडिया से और सब आवाम से ये दरख्वास्त है कि इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क में इसकी जो ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी और लोगों को अकाउंटेबिलिटी का एक्सेस होना, ये हमारे लॉ की प्रियम्बल में लिखा हुआ है और आर्टिकल 19A है। और इसको इस्तेमाल करते हुए मेरे ख्याल में मुल्क में एटलीस्ट 50-60% जो करप्शन सिर्फ इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर हमने ना पूछा, पूछने की आदत ना डाली तो फिर ये लोगों का राइट है। और मेरे ख्याल से किंग्स बनेंगे। और हमारे इस सेगमेंट के बाद लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली भी है, तो जो आपका राइट है जरूर उसको इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। दुराना आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी अब इजाजत देनी है और आपसे कल मुलाकात करनी है। तो नाज़रीन, आज तक का हमारा सफर आपके साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह कल नए मेहमानों के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी ईटिंग डे।